अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। लास्ट लेक्चर हमने ह्यूमन मेटाबॉलिज्म पार्ट 4 का डिस्कस किया था और अब हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म पार्ट 5। और इस पार्ट 5 में हम ग्लाइसरोल एंड फास्फेटिडिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे, यानी ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में ग्लाइसरोल कहाँ पर बन रहा होता है और उससे फास्फेटिडिक एसिड्स या फैटी एसिड्स कहाँ पर बन रहे होते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सुक्रोज से। यहाँ मैं बना लेता हूँ सुक्रोज का मॉलिक्यूल। स्टार्ट करते हैं सुक्रोज से। ये है सुक्रोज। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो सुक्रोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा दो कंपाउंड्स में। एक एंजाइम की मदद से सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, दो कंपाउंड्स में। एक कंपाउंड उसमें से होगा फ्रुक्टोज। एक कंपाउंड क्या होगा? फ्रुक्टोज। और दूसरा कंपाउंड जिसमें सुक्रोज कन्वर्ट होगा वो है ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सुक्रोज जो मॉलिक्यूल है ये डाइमर है, ठीक। डाइमर का मतलब है ये दो यूनिट से बना हुआ है और वो यूनिट कौन कौन से हैं? एक उसमें फ्रुक्टोज है और दूसरा उसमें ग्लूकोज है। तो ये रिएक्शन होगा या ये कन्वर्जन होगा सुक्रेज एंजाइम की मदद से और इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, यानी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज यहाँ पर दोनों जुड़े हुए थे, इनके बीच में वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और इनके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज अलग हो जाएगा, फ्रुक्टोज अलग हो जाएगा। अब जो फ्रुक्टोज अलग हुआ इसको लेकर के हम आगे चलेंगे। फ्रुक्टोज टूटने के बाद एक फ्रुक्टोज अब एटीपी लेकर के मैं फ्रुक्टोज का पूरा स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर रहा, सिर्फ वो जगह ड्रा कर रहा हूँ जहाँ हमारा काम है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब फ्रुक्टोज कन्वर्ट होगा एक और कंपाउंड में, उसका नाम है फ्रुक्टोज 1 फास्फेट। अब फ्रुक्टोज 1 फास्फेट, 1 का मतलब ये है कि इसका जो कार्बन नंबर 1 होगा फ्रुक्टोज का, यहाँ एक फास्फेट ग्रुप आकर के लग जाएगा और फास्फेट ग्रुप आएगा कहाँ से? एक एटीपी से, यानी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट से आएगा और वो एटीपी अपना फास्फेट यहाँ देकर एडीपी एडिनोसिन डाईफास्फेट बन जाएगा और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा फ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? फ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम। अब फ्रुक्टोज 1 फास्फेट जब एक मर्तबा बन गया, ये बनने के बाद दोबारा टूट जाएगा दो कंपाउंड्स में। ये टूट जाएगा दो कंपाउंड में और दोनों 3 कार्बन के कंपाउंड होंगे। इसमें पहला कंपाउंड जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। क्या नाम होगा इसका? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और दूसरा कंपाउंड जो फ्रुक्टोज 1 फास्फेट के टूटने से बनेगा वो भी 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड होगा। वो भी 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड होगा और इसका नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 1 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में और दूसरी तरफ ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड में और इस कन्वर्जन को
कैटेलाइज कौन करेगा, वो है फ्रुक्टोज 1 फास्फेट जो एंजाइम यूज होगा, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट अल्डोलेज एंजाइम। ठीक, फ्रुक्टोज 1 फास्फेट अल्डोलेज एंजाइम। स्टूडेंट्स इसे आप पॉइंट नंबर 1 कंसीडर कर ले। मैं पॉइंट वाइज इसलिए बना रहा हूँ लेक्चर्स को ताकि आपको समझ आए कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है। तो सुक्रेज एंजाइम की मदद से हाइड्रोलाइज हुआ और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ। फ्रुक्टोज फिर फ्रुक्टोज काइनेज की मदद से फ्रुक्टोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ, उसकी ब्रेकडाउन हो गई तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड बन गया। चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप को। इसे आप स्टेप 1 समझ लेना। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ग्लाइसरल्डिहाइड जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक सिंपल सा कंपाउंड मशहूर ग्लाइसरोल में। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसरोल में। और ग्लाइसरोल भी 3 कार्बन का कंपाउंड ही होता है। कितने कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड होता है ग्लाइसरोल। और ग्लाइसरल्डिहाइड को ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कौन करेगा, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। स्टूडेंट्स एक काम मैं करता हूँ, यहाँ ज़रा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको फिर ये पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ सके। तो यहाँ से अब हमने नया स्टेप स्टार्ट किया। तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ग्लाइसरल्डिहाइड को ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करेगा और इस दौरान NADH निकोटीन अमाइड NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में। ठीक, तो NADH ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NAD+ के अंदर। अब ग्लाइसरोल बन गया। अब ग्लाइसरोल फर्दर प्रोसेस होगा। अब ग्लाइसरोल कन्वर्ट हो जाएगा L ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, L ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट में। और L ग्लाइसरोल जो 3 फॉस्फेट है वो भी 3 कार्बन का ही कंपाउंड है, जिसमें पहले कार्बन पे OH लगा होगा, दूसरे पर भी OH, तीसरे कार्बन में चेंजिंग हो चुका है, यानी तीसरे कार्बन में फास्फेट ग्रुप आकर के लग गया। और ये फास्फेट ग्रुप आया कहाँ से, एक ATP कन्वर्ट हुआ ADP में और इस ATP का फास्फेट आकर के लग गया यहाँ पर और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा ग्लाइसरोल काइनेज। ठीक हो गया जी। अब L ग्लाइसरोल 3 फास्फेट जो बन चुका, ये L ग्लाइसरोल 3 फास्फेट आगे जाकर के कन्वर्ट होगा फास्फाटिडिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, फास्फाटिडिक एसिड में। और फास्फाटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर भी 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें CH2O के साथ, यानी ये जो नीचे OH था इसका H निकल जाएगा, यहाँ एक फैटी एसिड लग जाएगा और इधर से फिर H निकल जाएगा, यहाँ भी फैटी एसिड लग जाएगा। ये 2 फैटी एसिड लग गए और तीसरा कार्बन अभी तक उसी फास्फेट वाले कंडीशन में है। ये बन गया फास्फाटिडिक एसिड। और इस दौरान जब फास्फाटिडिक एसिड बना, इसमें ये जो फैटी एसिड्स है ये 2, ये कहाँ से आए, ये 2 एसाइल को इन A से आए। ये 2 फैटी एसिड 2 एसाइल को A से आए। ये दोनों एसाइल यहाँ फैटी एसिड की जगह लग गए और 2 जो को एंजाइम A थे वो दोनों वापस निकल गए। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम।
कौन सा एंजाइम, एसीटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक, एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा और बन जाएगा फास्फेटिडिक एसिड। अब ये स्टूडेंट्स इसको मैं पॉइंट नंबर 2 आपके लिए कर लेता हूँ, या स्टेप 3। तो इस स्टेप में ग्लाइसरॉल्डिहाइड ग्लाइसरोल में चेंज हुआ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की मदद से, फिर ग्लाइसरोल कन्वर्ट हुआ एल ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट में ग्लाइसरोल काइनेज की मदद से, यहाँ एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ। फिर जो एल ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट था वो कन्वर्ट हुआ फास्फेटिडिक एसिड में, और फास्फेटिडिक एसिड में कन्वर्ट होते हुए यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ से भी H निकल गया, और इस दोनों H की जगह यहाँ से 2 एसाइल ग्रुप लग गए और ये फैटी एसिड्स बन गए। तो ये कंपाउंड बन गया फास्फेटिडिक एसिड। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो फास्फेटिडिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई एसाइल ग्लाइसरोल में। किस में कन्वर्ट होगा, डाई एसाइल ग्लाइसरोल में। ठीक, अब डाई एसाइल ग्लाइसरोल का जो स्ट्रक्चर है या कंपाउंड है वो भी 3 कार्बन पर ही मुश्तमिल होता है, यानी वही पहला कार्बन, यहाँ पर भी फैटी एसिड लगा हुआ था, यहाँ भी फैटी एसिड लगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ये सेकंड कार्बन पर पहले भी फैटी एसिड लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है, और थर्ड कार्बन पर यहाँ पर अब लग जाएगा OH। यहाँ पहले फास्फेट लगा हुआ था, ये देखिए जी, कार्बन 3 पर पहले फास्फेट लगा हुआ था, अब यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा कि इस दौरान चूंकि यहाँ से ये फास्फेट निकल गया, इट मीन्स कि यहाँ से ADP कन्वर्ट हुआ है ATP में, यानी जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, ATP के अंदर, ट्राइफॉस्फेट के, क्योंकि ये फास्फेट निकल चुका। ठीक, और इस दौरान जो एंजाइम यूज होगा इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा उसका नाम होगा फास्फेटिडिक एसिड, फास्फेटिडिक एसिड फास्फेटेज। क्या नाम होगा, फास्फेटिडिक एसिड फास्फेटेज। और स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, यानी ये जो फास्फेटिडिक एसिड है और डाई एसाइल ग्लाइसरोल है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो ये जो डाई एसाइल ग्लाइसरोल है ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो सकता है, दोबारा कन्वर्ट होने के लिए एक ATP चाहिए होगा जो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि ये वाला फास्फेट दोबारा मिल जाए। और इस दौरान जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो है डाई एसाइल ग्लाइसरोल काइनेज, डाई एसाइल ग्लाइसरोल काइनेज एंजाइम यहाँ पर यूज होगा। ठीक, ये डाइएसाइल ग्लाइसरोस में दोबारा कन्वर्ट भी हो सकता है। और स्टूडेंट यहाँ से ये जो फास्फेटिडिक एसिड था, फास्फेटिडिक एसिड एक और कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी अगर इस फास्फेटिडिक एसिड में हेड ग्रुप, एक ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं ऐड ग्रुप। ठीक है, तो अगर इसमें हम ऐड कर दें ऐड ग्रुप, एडेड हेड ग्रुप, तो ये वही 3 कार्बन है, CH2O और उसके साथ फैटी एसिड, फिर CH2O और उसके साथ फैटी एसिड। ये देखिए ये बिल्कुल यही रहेगा, और ये जो तीसरा CH2 था, कार्बन था इसका, ठीक है, ये जो तीसरा CH2 था जिसके साथ फास्फेट लगा हुआ था ये वाला, इसके साथ यहाँ पर हेड ग्रुप लग जाएगा। और ये कंपाउंड, ये इसको कहते हैं ग्लाइसरोल
फास्फोलिपिड, क्या कहते हैं इसको, ग्लाइसरॉल फास्फोलिपिड। तो ये जो फास्फेटिडिक एसिड है, ये इसमें एहेड ग्रुप अगर इंटर होगा तो ये ग्लाइसरॉल फास्फोलिपिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था पॉइंट 3 जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये देख लीजिए, पूरा इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस किया। पॉइंट 2 में ग्लाइसरॉल फास्फेटिडिक एसिड तक पहुंच गया था। फिर हमने डिस्कस किया कि फास्फेटिडिक एसिड ग्लाइसरॉल फास्फोलिपिड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है और डाई एसाइल ग्लाइसरॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब हम इससे आगे चलते हैं डाई एसाइल ग्लाइसरॉल से। अब ये जो डाई एसाइल ग्लाइसरॉल है, अब ये कई कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। पहले नंबर पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2 कंपाउंड्स में। पहला कंपाउंड जो इसमें से बन सकता है वो ये है कि इसके फैटी एसिड्स रिलीज हो जाएं। फर्ज करें देखें, एक फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 पर है और दूसरा 2 पर है। अगर ये फैटी एसिड इसमें से रिलीज हो जाए, ये वाला फैटी एसिड अगर इसमें से रिलीज हो जाए लाइपेज एंजाइम की मदद से, कौन से एंजाइम की मदद से, लाइपेज, और उस फैटी एसिड को निकालने के लिए यहाँ आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होगा। तो इसे भी हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड किया, यहाँ से फैटी एसिड निकल गया। अब फैटी एसिड निकलने के बाद जो कंपाउंड आपके पास बच गया वो कंपाउंड ये होगा। पहला कार्बन इसका एज इट इज रहेगा जिस पे फैटी एसिड लगा हुआ है। दूसरा कार्बन जहाँ से फैटी एसिड निकल गया, ठीक, यहाँ से फैटी एसिड निकल गया, यहाँ OH लग जाएगा पानी की एंट्री के बाद। और तीसरा जो कार्बन था इसका, इस पर ऑलरेडी OH लगा हुआ था। अब इस कंपाउंड का नाम है मोनोग्लाइसरॉल। क्या नाम होगा इसका, मोनोग्लाइसरॉल, क्योंकि इसमें एक ही फैटी एसिड है इसलिए इसको कहेंगे मोनोग्लाइसरॉल। ठीक, अब स्टूडेंट, ये जो मोनोग्लाइसरॉल है, अगर इसका दूसरा फैटी एसिड भी निकल जाए, क्या हो जाए, इसका दूसरा फैटी एसिड भी निकल जाए तो ये दोबारा पता है क्या बन जाएगा, ये दोबारा बन जाएगा ग्लाइसरॉल। क्या बन जाएगा, ग्लाइसरॉल। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये जो मोनोग्लाइसरॉल है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये दोबारा कन्वर्ट हो सकता है। मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आपको ठीक से नज़र आ जाए। ये जो मोनोग्लाइसरॉल है ये दोबारा कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, ग्लाइसरॉल में, यानी इसका जो फैटी एसिड है वो निकल जाए। ठीक है, इसमें से फैटी एसिड को अगर हम रिमूव कर दें, इस फैटी एसिड को इसमें से रिमूव कर दें लाइपेज एंजाइम की मदद से, तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, ग्लाइसरॉल बन जाएगा। ठीक, तो चलिए जी, हम बात कर रहे थे कि डाई एसाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल लाइपेज एंजाइम की मदद से फैटी एसिड इसका निकल जाए तो मोनोग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होगा, जो कि अगेन ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो डाई एसाइल ग्लाइसरॉल है ये एक और कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट भी हो सकता है। ठीक, अब आप देखिए, इसमें 2 फैटी एसिड हैं, अगर इसके अंदर एक और फैटी एसिड ऐड हो जाए, और वो फैटी एसिड कहाँ से आ सकता है, वो आ सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो कोएंजाइम ए निकल जाएगा और एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर फैटी एसिड की शक्ल में आकर लग जाएगा। ठीक, और इस दौरान इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होगा। तो आप देखें जी, वही 3 कार्बन का कंपाउंड होगा, यहाँ पहले से फैटी एसिड लगा हुआ था और यहाँ भी पहले से डाई एसाइल ग्लाइसरॉल में फैटी एसिड लगा हुआ था। ये 2 फैटी एसिड ऑलरेडी मौजूद थे। अब एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए से, सॉरी एक चीज़ गलत हो गई, एसिटाइल में ये एसाइल है, सॉरी, ठीक है, एसाइल और एसिटाइल में फ़र्क होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो
एसाइल कोएंजाइम ए से यहाँ पर एक और फैटी एसिड इंटर हो जाएगा। सही, तो अभी इसमें 3 फैटी एसिड इसके अंदर लग गए। अब इस कंपाउंड का नाम होगा ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। क्या नाम होगा? ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। बड़ा मशहूर कंपाउंड है ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वही एसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इस्तेमाल होगा, जो पहले फैटी एसिड को इंटर करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। सही हुआ जी। तो ये पूरा मैप था ग्लाइसरोल और फास्फेटिडिक एसिड्स का। मैं इसको छोटा कर लूँ ताकि आपके सामने पूरा मैप आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था मैप जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो फैटी एसिड्स या फास्फेटिडिक एसिड या ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल्स वगैरह बना रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें ये जो एल ग्लाइसरोल 3 फास्फेट था, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और आपको थोड़ा सा बता दूं। चले जी, यहाँ से ये जो कंपाउंड था हमारे पास एल ग्लाइसरोल 3 फास्फेट, ये वाला, ठीक है। ये वाला कंपाउंड जो एल ग्लाइसरोल 3 फास्फेट है, ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। किसके अंदर? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। और इसको कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का नाम है, इसको कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है ग्लाइसरोल 1 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइसरोल 1 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम इसे चाहिए। और इसके अलावा इस दौरान जब ये कन्वर्ट होगा तो इस दौरान एक NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा NADH+H+ में। अब स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था उसे मैं ज़रा आपको क्लियर करता हूँ। एक होता है एसाइल कोएंजाइम ए और एक होता है एसीटाइल कोएंजाइम। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो एसीटाइल कोएंजाइम ए है उसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और ये एसीटाइल कोएंजाइम ए, हम अगर आपको याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है और ये क्रेब्स साइकिल में इंटर हो रहा होता है पायरुवेट के बाद। और ये जो एसीटाइल कोएंजाइम ए है, ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है एसाइल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसाइल कोएंजाइम ए। अब एसाइल कोएंजाइम ए का ये जो पोर्शन है ये एसीटाइल कोएंजाइम ए की तरह है, लेकिन इसमें आगे जाकर के फिर मज़ीद जो है एक अल्काइल चेन लगा होगा। और ये जो इसका बाद वाला अल्काइल चेन है ये फैटी एसिड चेन है। क्या है? ये जो पोर्शन है इसका, ये फैटी एसिड पोर्शन है और ये इसका कोएंजाइम है। तो हम इसे लिख सकते हैं फैटी एसिड विद कोएंजाइम ए ग्रुप। फैटी एसिड विद कोएंजाइम ए ग्रुप। तो जो एसाइल कोएंजाइम ए है वो बनता है किससे? एसीटाइल कोएंजाइम ए से। अब ये दोनों वैसे अलग अलग चीज़ें स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपने लेक्चर को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कोई भी मसला हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई इम्प्रूवमेंट या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री के या बायोकेमिस्ट्री के कोई लेक्चर तैयार करके अपलोड कर दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।